हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम 12th फिजिक्स के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, जिसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में अगर कई सारे सेट्स बनते हैं तो लगभग एक दो सेट में इसका बोलबाला होता है, यानी कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। और इस नियम का डेरिवेशन पूछा जाता है, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं सब बोलते हैं कोई 3 नंबर में पूछा जाएगा, कोई 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं वही क्वेश्चंस लेकर आता हूं या वही टॉपिक लेकर आता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले पेपर में कई बार पूछे गए हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कराता हूं। अब जैसे एक चैप्टर में लगभग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे, तो सारे टॉपिक करा दिए तो उसमें से एक दो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। अब ये बायो, थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ये बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे, यानी एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बायो, एक सेवर्ट। तो उन दोनों, ये दोनों फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। तो दोनों लोगों ने मिलकर एक धारावाही चालक पर, यानी मान लीजिए ये हमारा कोई धारावाही चालक है, तो इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनित हो जाता है। यानी जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित इन लोगों ने एक नियम दिया, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब थोड़ा आप इसको यहाँ पर डेफिनेशन को पढ़िए कि हमने यहाँ पर थोड़ा इनके हिस्ट्री को लेकर लिखा है कि सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक, ये दोनों वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। यानी मान लीजिए हमारा कोई चालक है, धारावाही चालक है, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके संबंध में इन्होंने एक नियम दिया। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यानी इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर यह नियम दिया, तो इन्हीं के नाम पर हमने इस नियम का नाम रख दिया बायो सेवर्ट का नियम। जनरली आपने देखा होगा जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर, तो एम्पेयर हमारे एक वैज्ञानिक थे और उनके सम्मान में हमने उनका मतलब मात्रक रख दिया कि हम उनको हमेशा याद करें कि भाई साहब विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। इस तरीके से उनको सम्मान देने के लिए उनका नाम रख दिया जाता है। अब जो मेन नियम है, जो उन्होंने मेन नियम दिया, तो उन्होंने एक प्रयोग किया, मतलब उन्होंने यह कर देखा कि यह एक धारावाही चालक लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनित हुए, ये उन्होंने कर देखा। तो वो करने के बाद उन्होंने उसके आधार पर, मतलब नियम करने के बाद जो रिजल्ट निकला, उसके आधार पर यह बताया कि किसी धारावाही चालक, यहाँ पर चालक होगा, ठीक है, किसी धारावाही चालक हम यहां पर लिख देते हैं, किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब आप थोड़ा डायग्राम पर आइए। ये हमने डेफिनेशन पढ़ दिया, क्या उन्होंने बताया नियम के बारे में, थोड़ा हमने उसको पढ़ दिया। अब ये हमारा कोई एक धारावाही चालक है जिसका नाम हमने XY रख दिया है, और इस धारावाही चालक का हमने एक अल्पांश यानी कि छोटा सा भाग डेल्टा एल ले लिया है। छोटा सा भाग डेल्टा एल हमने ले लिया है, और डेल्टा एल से आर दूरी पर एक बिंदु P है। वहां पर हमने मान लिया कि डेल्टा B हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कि हमने डेल्टा एल छोटी सी लंबाई ली है, तो उसके कारण छोटा सा विद्युत क्षेत्र हमारा जनित होगा, मतलब उत्पन्न होगा। अब हम ये किन बातों पर निर्भर करता है उसको देखने वाले हैं। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
जो हमने यहाँ पर लिखा है एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। आई होप कि आप अभी तो स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। तो उन्होंने बताया कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है, जिसमें में से पहला है, इसको भी हम मिटा देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट कर ही लिया। निम्न बातों पर निर्भर करता, पहला या चालक में प्रवाहित धारा के, यानी कि ये जो चालक हमारा एक्स वाई है इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। यह से आप क्या क्या तात्पर्य है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो समानुपाती होगा आई के, जो हमारा डेल्टा बी है वो समानुपाती होगा आई के। अब दूसरा जो इन्होंने बताया कि दूसरा यह चालक की लंबाई से क्या तात्पर्य है, अल्पांश लंबाई। यहां पर हम इस तरीके से लिखें कि चालक खंड की लंबाई, यह चालक खंड की लंबाई, चालक खंड की लंबाई यहां पर कितना है, डेल्टा एल के समानुपाती होता है। यह चालक की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है, यानी कि जो हमारा डेल्टा बी है इसको हम थोड़ा इक्वेशन बनाकर चल रहे हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा कि डेल्टा बी हमारा समानुपाती हो जाएगा डेल्टा एल के, जो हमारा भाई साहब डेल्टा बी है वो समानुपाती हो जाएगा डेल्टा एल के। ये दो समीकरण हमारा बन गया। अब तीसरा इन्होंने जो बताया कि थोड़ा लंबा डेरिवेशन है लेकिन बहुत अच्छा है और सरल भी है, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि यह पहला इन्होंने बताया कि यह उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, दूसरा इन्होंने बताया कि यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, तीसरा इन्होंने बताया कि यह, थोड़ा नीचे इसको लिखते हैं कि यह चालक खंड और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ज्या का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि साइन थीटा, यानी साइन थीटा को हम ज्या बोलते हैं, समानुपाती होता है। अब आप ये बताइए कि चालक खंड और बिंदु P के बीच का कोण क्या है, P के बीच का कोण क्या है, थीटा। ये हमारा चालक खंड है डेल्टा एल और इसके और बिंदु P के बीच का कोण थीटा है। तो यह क्या लिखा हुआ, क्या चालक खंड और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के, यानी ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के यहां पर क्या है, डेल्टा बी। डेल्टा बी जो हमारा है वो समानुपाती है साइन थीटा के, डेल्टा बी हमारा समानुपाती है साइन थीटा के। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब जो चौथी बात इन्होंने बताई कि
यह बहुत सरल डेरिवेशन है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा और 5 नंबर आपके पक्के करा कर जाएगा। अगर ये डेरिवेशन आ गया तो 5 नंबर से नीचे आएगा ही नहीं। यह चालक खंड और यह चालक खंड और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही है, आप लोग मैं बता रहा हूं साथ साथ लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो यह चालक खंड के बीच की दूरी, चालक खंड और बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह जो है आप साथ साथ लिखिए और डेरिवेशन करने का प्रयास कीजिए। यह चालक खंड और बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चालक खंड और बिंदु P के बीच की दूरी r है, तो यानी जो हमारा डेल्टा B हो जाएगा ये व्युत्क्रमानुपाती यानी कि बटे में होगा 1/r के स्क्वायर के, यानी इसके वर्ग के। बीच की दूरी r है और उसका वर्ग तो हम करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इन्होंने 4 समीकरण दिया। आप चारों समीकरण को एक बार अच्छे से देखिए। सबसे पहले इन्होंने बताया कि यह उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, फिर इन्होंने बताया कि यह चालक खंड के लंबाई के समानुपाती होता है, फिर इन्होंने बताया कि यह जो चालक खंड और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है, यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है। फिर इन्होंने बताया कि यह चालक खंड और बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से इन्होंने 4 समीकरण बनाया, 4 समीकरण दिया। अब हम यहां पर लिखेंगे कि समीकरण, यहां पर लिखेंगे सभी समीकरण को मिलाने पर, अगर हम सभी समीकरणों को मिला देंगे तो हमारा जो डेल्टा B है वो समानुपाती हो जाएगा I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। जो हमारा डेल्टा B है वो समानुपाती हो जाएगा I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। किसके समानुपाती हो जाएगा? I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर में एक कांस्टेंट आएगा। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर में एक कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा B हमारा बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई। म्यू नॉट बटे 4 पाई हमारा कांस्टेंट आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारा बचेगा I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया। यानी जो डेल्टा B है, यानी कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो बराबर होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। अब एक बार आप इसके पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ये जो म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट बटे 4 पाई होता है, यानी जो हमारा कांस्टेंट है म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसका मान होता है 10 की घात -7 न्यूटन, 10 की घात -7 न्यूटन पर, कौन क्या है यहाँ पर? अगर हम न्यूटन रखते हैं 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, काहे कि यहाँ पर धारा की बात चल रही है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान। यानी कि जब हम फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और इसका मान रखना होगा तब हम 10 की पावर -7 रखेंगे। क्या रखेंगे? 10 की पावर -7 रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये खत्म हो गया बायो सेवर्ट के नियम का डेरिवेशन।
आई होप कि आपको यह डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपना 100% देकर इस डेरिवेशन को समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको यह डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने हाथ से खुद लिखा है। जो चीजें पहले से लिख कर लाने लायक थी वो मैंने पहले से लिख कर लाया। अगर इस डेरिवेशन में कहीं भी आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।